यहाँ पर हम देखें जैसे कि हमें दिया हुआ है थ्री फेज इंडक्शन मशीन व्हेन इट इज ऑपरेटिंग लाइक ए मोटर। तो जो थ्री फेज इंडक्शन मशीन है वो मोटर की तरह ऑपरेट हो रही है, तो स्लिप की रेंज क्या होगी? तो जब ये मोटर की तरह ऑपरेट हो रही है तो स्लिप की जो रेंज है 0 से 1 के बीच में स्लिप की रेंज होगी। तो 0 से 1 के बीच में स्लिप की रेंज क्या है? ये तो ये हमारा ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर स्टार्टिंग ए थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टिंग मेथड हमें यूज नहीं करना है? तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड है वो हमें कभी यूज नहीं करना है। बाकी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं, स्टार डेल्टा यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। ब्रेकिंग इज यूज्ड वेयर लोड ऑन द मोटर हैज वेरी हाई इनर्शिया, यानी मोटर पर जो लोड है वो उसका इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसी कंडीशन में हम कौन सी ब्रेकिंग यूज करते हैं? जैसे कि एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर हम कौन सी ब्रेकिंग यूज करते हैं? तो ऐसी सिचुएशन में हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग है यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर हम कौन सी ब्रेकिंग यूज करेंगे? रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर? तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का अगर इम्पोर्टेंट फीचर देखें तो यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क है वो नहीं होगी, नो स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट हम देखें, फॉर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्लिप एट नो लोड डिवाइड बाई स्लिप एट फुल लोड इक्वल टू क्या होगा? तो स्लिप एट नो लोड डिवाइड बाई स्लिप एट फुल लोड है, ये हमेशा लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1। इन केस ऑफ नो लोड हम बात करें यहाँ पर, इन केस ऑफ नो लोड द स्पीड ऑफ रोटर इज वेरी क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड, हिंस द वैल्यू ऑफ स्लिप इज लेस देन इज लेस। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि स्लिप की वैल्यू नो लोड पर एवरेज 0 होगी, क्योंकि ये क्या होता है, नो लोड की कंडीशन में स्पीड होती है रोटर की वो वेरी क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड होती है। और फुल लोड की कंडीशन में क्या होती है? फुल लोड की कंडीशन में ज़्यादा होगी, यानी स्लिप की वैल्यू ज़्यादा होगी 0 से कुछ, तो इसका मतलब लेस देन हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट हम देखें, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर ए बैलेंस थ्री फेज सप्लाई इज विथ इलेक्ट्रिकल एंगल सेपरेशन। तो बैलेंस थ्री फेज सप्लाई है उसमें इलेक्ट्रिकल एंगल सेपरेशन कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल एंगल सेपरेशन की बात करें तो 120 डिग्री का सेपरेशन होना चाहिए, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है। तो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली ये सेपरेशन होना चाहिए तीनों के बीच में। नेक्स्ट देखें, जैसे द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज 0.04। तो स्लिप दे रखी है इंडक्शन मोटर की 0.04 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर है 60 हर्ट्ज दे रखी है। दी रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज, तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी हमें बात करनी है। तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल टू स्लिप टाइम एफ एस होगी। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो स्लिप होगी यहाँ पर 0.04 एंड टू एफ एस की वैल्यू होगी 60 हर्ट्ज, यानी 60 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2.4 हर्ट्ज। तो 2.4 हर्ट्ज हमारा आंसर होगा। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर सिंक्रोनस मोटर स्पीड एंड रोटर स्पीड इज कॉल्ड। तो यहाँ पर स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच में डिफरेंस क्या होगा? स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड में जो डिफरेंस होता है वो हम निकालते हैं स्लिप टाइम, यानी स्लिप स्पीड इक्वल टू एस एन एस, स्लिप स्पीड इक्वल टू एन एस माइनस के एन, यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड ये होगा। स्लिप स्पीड ये हम निकालते हैं तो स्लिप स्पीड इक्वल टू स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड। थ्री इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। थ्री इंडक्शन मोटर में हमें देखें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैक्सिमम टॉर्क है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी? मैक्सिमम टॉर्क इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मैक्सिमम इक्वल टू के टाइम्स ई टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2x2। और यहाँ पर टी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? टी मैक्सिमम इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x2, ये हमारी टी मैक्सिमम की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई x2, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा x2 के। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्टेंस यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखें, द पावर इज सप्लाइड टू द रोटेटिंग डिवाइस, द पावर इज सप्लाइड टू द रोटेटिंग डिवाइस इज एन इंडक्शन मोटर इज बाई मीन ऑफ। तो जो पावर है रोटेटिंग डिवाइस के लिए सप्लाई की जाती है, जैसे कि हम इंडक्शन मोटर में सप्लाई करते हैं, तो वो पावर क्या होगी, किसके द्वारा अप्लाई की जाती है, इंडक्शन मोटर इज बाई मीन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये गलत है, मैग्नेटिक इंडक्शन, फेरोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी गलत है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये यहाँ पर सही है। फैराडे लॉ is the law that represent the how a magnetic field will interact with the electric circuit to produce the EMF। यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है ताकि वो EMF प्रोड्यूस कर सके। उसके लिए हम निकालते हैं F इक्वल टू ए ई प्लस के क्यू यू बी, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखें, द पोल चेंजिंग स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर एम्प्लॉय इन Derricks has 4, 8 and 24 poles. The lowest speed is, तो 4, 8 और 24 पोल दे रखे हैं, लोवेस्ट स्पीड किसकी होगी, तो NS इक्वल टू 120 F बाई पी से हम निकालें, पोल ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लोवेस्ट स्पीड इज यूज्ड इन लैंडिंग दी लोड, यहाँ पर आंसर आएगा। द स्पीड ऑफ रोटर कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द पोल, व्हेन द नंबर ऑफ पोल इंक्रीज देन द स्पीड डिक्रीज, सो इट यूज द ब्रेकिंग और लैंडिंग द लोड। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं द लोएस्ट स्पीड इज यूज्ड इन द लैंडिंग ऑफ द लोड एंड ब्रेकिंग, हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, 30 किलोवाट रेटेड आउटपुट फॉर 30 किलोवाट रेटेड आउटपुट दे रखा है, 400 वोल्ट दे रखा है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, फुल लोड स्लिप है वो 5% दे रखी है। इफ द रेशियो ऑफ स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस टू द रिएक्टेंस पर रोटर फेज इज 4, एस्टिमेट द फुल लोड स्पीड, रोटर फेज इज 4, एस्टिमेट द फुल लोड स्पीड। तो फुल लोड स्पीड यहाँ पर क्या होगी, यानी फुल लोड स्पीड हमें निकालनी है। तो यहाँ पर बात करें सिंक्रोनस स्पीड की, सिंक्रोनस स्पीड क्या दे रखी है, NS इक्वल टू 120 F बाई पी हमें दे रखी है। तो 120 इंटू एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50 हर्ट्ज, डिवाइड बाई पी की वैल्यू क्या है 4 पोल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1500। अब एन की वैल्यू याद करें, एन इक्वल टू क्या है, NS 1 माइनस के एस, तो NS की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1500 और 1 माइनस की स्लिप की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर स्लिप हम निकाल सकते हैं, स्लिप की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि स्लिप दे रखी है 5%, तो 0.05 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग जो स्पीड आएगी 1425 RPM आएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नो लोड टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर, नो लोड टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज। तो कौन सी लॉस फाइंड करने के लिए नो लोड टेस्ट यहाँ पर करते हैं, तो नो लोड टेस्ट की हम बात करें, जैसे स्टेटर लॉसेज है, स्टेटर कोर लॉसेज है, वो ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्ट करते हैं इंडक्शन मोटर पर। रोटेशनल लॉस ज्ञात करने के लिए हम इंडक्शन मोटर पर नो लोड टेस्ट करते हैं। स्टेटर कॉपर लॉस भी ज्ञात करने के लिए हम नो लोड टेस्ट इंडक्शन मोटर पर करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेटर कोर लॉसेज हैं वो कांस्टेंट होते हैं, स्टेटर कॉपर लॉसेज, रोटर कोर लॉसेज भी हम ज्ञात कर सकते हैं, रोटर कॉपर लॉसेज हैं वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि रोटर कॉपर लॉसेज वो नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लो होते हैं। मैकेनिकल लॉसेज हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं, तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। द रोटर कोर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस आर वेरी स्मॉल वैल्यू एंड वेरी स्मॉल वैल्यू, सो दे कैन बी इजिली एलिमिनेटेड, सो वी कैन सी कि यहाँ पर रोटेशनल लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, रोटर कॉपर लॉसेज भी, स्टेटर कोर लॉसेज भी, रोटर कोर लॉस भी ज्ञात कर सकते हैं, रोटर कॉपर लॉस भी ज्ञात हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे इफ द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीज, अगर टॉर्क डिक्रीज होती है इंडक्शन मोटर की तो यहाँ पर स्पीड है रोटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है स्पीड ऑफ रोटर, यानी हम कहें यहाँ पर कि इंडक्शन मोटर की टॉर्क क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो स्पीड यहाँ पर रोटर की इंक्रीज होगी, NR, रोटर स्पीड इंक्रीज होगी। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज करंट IA, IB, IC each are magnitude but the differing in phase वाइज, तो फेज में डिफरेंस कितने डिग्री का होगा यहाँ पर, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर दे रखी है, यहाँ पर फेज में डिफरेंस हमें पता करना, तो फेज में डिफरेंस क्या होगा,
फेज में डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे जैसे आई ए है, आई वी है, आई सी है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो यहाँ पर देयर मस्ट बी 120 डिग्री फेज डिफरेंस between the perfectly balanced supply is given to the three-phase induction motor. Three-phase induction motor is similar to three-phase induction motor किसके similar होगी? Three-phase induction motor is similar to transformer secondary short circuit. तो three-phase induction motor है वो एक तरीके से ट्रांसफार्मर ही है जिसकी हम secondary short circuit कर देते हैं, उसी की तरह ही काम करती है। It is also called rotating transformer भी हम कहते हैं। three-phase induction motor को हम क्या कहते हैं? rotating transformer भी हम इसको कहते हैं, rotating transformer। नेक्स्ट हम देखें, find the number of poles required if the frequency is 50 Hz and speed of motor is 500 rpm। तो नंबर ऑफ पोल हमें निकालना है, स्पीड यहाँ पर रखिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें नंबर ऑफ पोल। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ पोल? हमारे पास में फार्मूला NS इक्वल टू 120 F/P। तो P हमें निकालना है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी रखी? 50 डिवाइड बाई एन एस, सिंक्रोनस स्पीड कितनी रखी है? 500। तो यहाँ से कट जाएगा 50 से 500, 10 बार और 10 से ये, तो 12 पोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन द रोटर स्लॉट आर स्लाइड्स स्क्यू इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो यहाँ पर स्क्वायरल केज इंडक्शन में क्या होता है? इन स्क्वायरल केज इंडक्शन द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यू इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो रोटर स्लॉट है यहाँ पर, वो क्या होंगे? रोटर स्लॉट की बात करें तो रोटर स्लॉट के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं रिड्यूस मैग्नेटिक हमिंग इफेक्ट, द स्क्वायरल केज इंडक्शन द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यू इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैग्नेटिक हमिंग इफेक्ट। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यू इन ऑर्डर टू मैग्नेटिक जो हमिंग की नॉइस आती है उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेट ए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑपरेटेड। तो कैसा टाइप का हमें ऑपरेट करवाना है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को, ताकि उसके अंदर, तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है कुछ टाइप के ऑपरेट से ऑपरेट होता है, कंसिस्ट ऑफ कॉइल ऑपरेटेड। तो इसमें हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या होगा? कॉइल ऑपरेटेड होगा ये। ए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑपरेटेड। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन किससे ऑपरेटेड होता है? कॉइल ऑपरेटेड होता है। इफ द एयर गैप इन द इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, तो इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा? एयर गैप इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर स्पीड है रोटर की इंक्रीज होगी, ये गलत है। पावर फैक्टर है डिक्रीज हो जाएगा, इससे यहाँ पर। अगर हम कॉस फाई की बात करें, कॉस फाई क्या होता है? R2 डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमने एयर गैप इंक्रीज कर दिया है, एयर गैप इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब x2 की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, x2 की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब पावर फैक्टर हमने क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। तो पावर फैक्टर डिक्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे इन दी थ्री फेज इंडक्शन मोटर रिवर्सिंग द सप्लाई ऑफ एनी रिवर्सिंग द सप्लाई इन टू ऑफ द फेज इज कॉल्ड। तो दो फेज की सप्लाई को रिवर्स करना थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या कहलाएगा? तो दो फेज की सप्लाई को रिवर्स करना थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है प्लगिंग। बाय रिवर्सिंग दी टू सप्लाई टर्मिनल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज। तो यहाँ पर जैसे रिवर्स करेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और इट्स ब्रेकिंग मेथड फॉर इंडक्शन कॉल्ड प्लगिंग। तो इस टाइप का ब्रेकिंग है यहाँ पर प्लगिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें, द एबिलिटी ऑफ फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडक्शन मोटर। द availability of full rated torque at starting is obtained from induction motor is rotor resistance control. So this is called starting directly proportional to R2 rotor resistance. Next हम देखें, rotor slot in the induction motor are usually not quite parallel to the shaft because it,
तो रोटर स्लॉट होते हैं जो इंडक्शन मोटर के अंदर, रोटर स्लॉट इन एन इंडक्शन मोटर, rotor slot in an induction motor are usually not quite parallel to shaft because it helps in reducing the tendency of rotor teeth to remain under the stator teeth. इसलिए हम रोटर स्लॉट के अंदर, हम इंडक्शन मोटर के अंदर क्या करते हैं, not quite parallel to shaft because it helps reducing the tendency of rotor teeth to remain under the stator teeth. Rotor shaft of induction motor is made of, रोटर शाफ्ट है इंडक्शन मोटर की, वो किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर हम देखें रोटर शाफ्ट की बात करें तो रोटर शाफ्ट कार्बन स्टील की बनी होती है। रोटर शाफ्ट इज मेड ऑफ कार्बन स्टील इन द इंडक्शन मोटर। और इससे पहले जो हमने देखा था कि रोटर टेंडेंसी क्या, रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टेटर, रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ रोटर टीथ टू remain under stator teeth, that is called avoid tendency of magnitude or magnetic locking, avoid tendency of magnetic locking. Next हम देखें, if the number of poles in the rotor decrease the speed of rotor will, अगर number of pole हैं रोटर के, if the number of pole in the rotor decrease the speed of rotor will be, the speed of rotor will be increase, अगर नंबर ऑफ पोल हैं डिक्रीज कर देते हैं तो स्पीड यहाँ पर इंक्रीज जाती है, क्योंकि स्पीड होती है 120 f/p, अगर p हम डिक्रीज कर रहे हैं तो स्पीड यहाँ पर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम देखें, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट इज यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं? ब्लॉक रोटर टेस्ट और वेरिएबल लॉसेस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट इज परफॉर्म ऑन मोटर टू टेस्ट the variable losses. The three-phase induction motor, the initial inrush of current is produced. थ्री-फेज इंडक्शन मोटर के अंदर इनिशियल इंरश ऑफ करंट इज प्रोड्यूस, इनिशियल इंरश ऑफ करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी? इन थ्री-फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। थ्री-फेज इंडक्शन मोटर के अंदर इनिशियल इंरश ऑफ करंट इज प्रोड्यूस लार्ज लाइन वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनिशियल इंरश करंट प्रोड्यूस लार्ज लाइन वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट देखें, जैसे ड्यू टू द लो सप्लाई वोल्टेज फॉर 40 हाउस पावर, ड्यू टू द लो वोल्टेज सप्लाई, ड्यू टू द लो वोल्टेज, ड्यू टू लो सप्लाई वोल्टेज फॉर 40 हाउस पावर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज टू बूस्ट दी वोल्टेज। तो कौन सा इक्विपमेंट हम वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर शंट कैपेसिटर है, हम यूज करते हैं। शंट कैपेसिटर कैन बी यूज फॉर बूस्टिंग दी वोल्टेज। नेक्स्ट हम देखें, इंडक्शन मोटर डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर 1/2 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज। तो 1/2 टू 10 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, कौन सी कंडीशन में यहाँ पर क्रिएट करेगी या डेवलप करेगी? तो यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क जब हमें क्रिएट करनी हो विदाउट एक्सेसिव करेंट स्टार्टिंग करेंट, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर डेवलप दी हाई स्टार्टिंग टॉर्क विदाउट एक्सेसिव स्टार्टिंग करेंट एट लो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 1/2 हर्ट्ज, यानी कि 0.5 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज। ए 4-पोल इंडक्शन मोटर इज वर्किंग एज ए इंडक्शन जनरेटर। तो 4-पोल इंडक्शन मोटर है वो एक तरीके से इंडक्शन जनरेटर का काम कर रही है। The generator supply frequency is 60 Hz. The rotor current frequency is 5 Hz. Mechanical speed of rotor in RPM. तो रोटर की मैकेनिकल स्पीड है आरपीएम के अंदर क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमें इंडक्शन मशीन है उसकी सिंक्रोनस स्पीड दे रखी है 4 पोल पर, क्योंकि ये इंडक्शन जनरेटर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एन एस, सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी 120 f/p से, 120 × 60 डिवाइड बाई 4 पोल से ये आ जाएगा 3, यानी कि हमारा आ गया है 1800 आरपीएम, 1800 आरपीएम। अब रोटर फ्रीक्वेंसी देखिए 5 हर्ट्ज, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का, मैक्सिमम टॉर्क पर जो स्लिप होती है वो हम निकाल सकते हैं।
स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क या स्लिप होगी हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ये स्लिप होती है। रोटर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 5 हर्ट्ज और स्टेटर फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, यानी कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है 60 हर्ट्ज दे रखा है, ये हमारा जनरेट सप्लाई 60 हर्ट्ज। तो इसके अकॉर्डिंग स्लिप आ जाएगी 1/12, यानी कि पॉइंट के अंदर आएगी ये 5/60। लेकिन इंडक्शन जनरेटर स्लिप है वो नेगेटिव होती है इंडक्शन जनरेटर की, तो नेगेटिव होती है, इसका मतलब NS माइनस के NR, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर NS माइनस के NR तो स्लिप यहाँ पर जनरेटर के तो माइनस NR, तो इस तरीके से हमारी नेक्स्ट हम देखें, जैसे थ्री फेज 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर is operating at a slip of 0.02. The speed of rotor flux in mechanical radian per second sensed by the stationary observer is close to. तो इज क्लॉज टू हमें निकालना है यहाँ पर। इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड हमें निकालनी है रोटर फ्लक्स की स्पीड सेंस्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज क्लॉज टू। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे थ्री फेज 450 हर्ट्ज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर दे रखी है, तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर दे रखी है, स्लिप यहाँ पर दे रखी है 0.02। इसके अकॉर्डिंग हम निकालें स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड विल बी इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड हम निकाल सकते हैं, यानी कि स्पीड इन सिंक्रोनस एफ, तो 2 डिवाइड बाई पोल क्या है यहाँ पर 4 एंड 2 पाई एफ की वैल्यू क्या है 50, तो इसका मतलब आ गया 50 पाई, इसका मतलब 157 मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड। तो 157 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आंसर 157 ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें इन ए कांस्टेंट V बाई एफ इंडक्शन मोटर ड्राइव द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पर हम बात करें कांस्टेंट V बाई एफ इंडक्शन मोटर ड्राइव द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क पर ड्राइव करें अगर स्लिप को हम, तो क्या होगा इन कांस्टेंट V बाई एफ इंडक्शन मोटर ड्राइव द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क, drive the slip at maximum torque that is has inverse relation with the synchronous speed। तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड का अकॉर्डिंग बात करें सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू 120 F/P, तो NS यहाँ पर डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू हो गया फ्रीक्वेंसी के। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगी यहाँ पर R2 डिवाइड बाई X2, यहाँ पर आ गई हमारे। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और यहाँ पर x2 हो जाएगा 2 पाई FL2, यानी कि हमारी जो स्लिप है मैक्सिमम स्लिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1 बाई फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी स्पीड के प्रोपोर्शनल टू होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट V बाई एफ इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू द इनवर्सली रिलेशन विद द सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर होगी।
नेक्स्ट हम देखें, जैसे in a constant VYF control of induction motor, in a constant VYF control of induction motor, the intent constant from 0 to लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? एट लो फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्लक्स इंक्रीज विथ इट्स रेटेड वैल्यू, ये गलत है। एट क्या, जैसे हमारा ये वोल्टेज है और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें कुछ टाइम के लिए तो ये लीनियर रीजन रहेगा, उसके बाद में ये फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर रीजन। लीनियर रीजन जाएगा। फ्रीक्वेंसी पर डिग्रीज होता है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें स्टेटर वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल अंडर द कांस्टेंट BYF कंट्रोल फॉर द इंडक्शन मोटर इज शोन बिलो। एट लो फ्रीक्वेंसी 0 to या फिर 0 to कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉल्ड स्टेटर वोल्टेज ड्रॉप कंपेंसेशन रीजन। ये वाला रीजन क्या कहलाता है? स्टेटर वोल्टेज स्टेटर ओमिक लॉसेज due to stator ohmic losses, the stator flux decrease from its rated value। नेक्स्ट हम देखें, जैसे a 8 pole 3 phase 50 Hz induction motor is operating at a speed of 700 rpm. The frequency of rotor current of the motor in Hz। तो रोटर करंट ऑफ द मोटर इन हर्ट्ज क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड हम बात निकालें 120 F/P से हम निकालें F/P से, तो ये आ जाएगा 750 rpm। अब स्लिप हमें निकालना है तो हम निकालेंगे NS माइनस के NR डिवाइड बाई NS, तो ये हो जाएगा 750 माइनस के ऑपरेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 700, तो 700 डिवाइड बाई 750 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी यानी स्लिप की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/15। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो स्लिप टाइम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो स्लिप हमारी है 1/15 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो यह आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 यानी 3.33 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटरेज। तो इंडक्शन मोटर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स दैट लिंक्स द स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग बट नॉट बोथ, दोनों से एक साथ अटैच नहीं करता है, लेकिन एक फ्लक्स होता है जो स्टेटर वाइंडिंग से भी अटैच होता है, लिंक होता है, और रोटर वाइंडिंग से भी अटैच होता है, उसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स इन द इंडक्शन मोटर इज द फ्लक्स दैट लिंक्स द स्टेटर वाइंडिंग और द रोटर वाइंडिंग बट नॉट बोथ। द स्टेटर करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीकेज फ्लक्स ऑफ स्टेटर। स्टेटर करंट है वो रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द लीकेज फ्लक्स ऑफ स्टेटर। सिमिलरली द रोटर करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटर लीकेज फ्लक्स। नेक्स्ट हम देखें द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जनरली द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन। तो स्लिप है यहाँ पर नॉर्मली किस पर डिपेंड नहीं करती है,
ये हमारी नॉर्मली कोर लॉस कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि स्लिप की बात करें, स्लिप हो जाती है हमारी एन एस माइनस के एन आर डिवाइड बाई एन एस, और स्लिप हो जाएगी हमारी पी एस एच डिवाइड बाई ओमेगा आर, यानी कि पी एस एच डिवाइड बाई ओमेगा आर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन टू ओमेगा एस। तो सो स्लिप डिपेंड ऑन द रोटर स्पीड, तो रोटर स्पीड पर डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पर भी डिपेंड करती है, और शाफ्ट टॉर्क पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस लॉ कोर लॉस कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करती है। For the induction motor operating at the slip, the ratio of gross power output to the air gap power is, ग्रॉस पावर आउटपुट टू द एयर गैप पावर का जो रेशियो होता है वो होगा यहाँ पर 1 माइनस है द ग्रॉस पावर आउटपुट इक्वल टू एयर गैप पावर माइनस के रोटर कॉपर लॉस। तो यहाँ पर रोटर कॉपर लॉसेज हैं वो हमारे होते हैं एस इंटू एयर गैप लॉस, एयर गैप पावर, ये होते हैं हमारे रोटर कॉपर लॉस। तो ग्रॉस पावर आउटपुट क्या होगा, एस माइनस 1 इंटू एयर गैप पावर, एयर गैप पावर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या दिया हुआ है, ऑन द टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर शोन इन द फिगर, ऑन द टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ इंडक्शन मोटर शोन इन द फिगर 4 पॉइंट यहाँ पर दिखा रखे हैं। विच ऑफ द रिप्रेजेंट द ऑपरेशन ऑफ स्लिप ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर कौन सा है जो ये बताएगा कि स्लिप है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर ये बताएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये डब्लू वाला है, ये बताएगा स्लिप ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू होती है एन एस माइनस के एन आर डिवाइड बाई एन एस। स्लिप ग्रेटर देन 1 मीन्स स्पीड शुड बी नेगेटिव। अगर स्लिप ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, स्पीड है नेगेटिव है, स्पीड नेगेटिव है इसका मतलब डब्ल्यू इज द पॉइंटर वेयर ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखें, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, the direction of rotation of three-phase induction motor is clockwise when it is supplied with the three-phase sinusoidal voltage having the phase sequence ABC. For the counterclockwise rotation of the motor, the phase sequence of power supply should be, counterclockwise rotation के लिए phase sequence क्या होगा सप्लाई का, वो हमें बताना है। तो phase sequence की बात करें यहाँ पर, तो ABC है, तो ये डायरेक्शन इस तरीके से घूम रही है। अगर हमें कोई भी दो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यानी कि इन दोनों को चेंज कर दें, ए सी बी कर दें, तो अभी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फेज सीक्वेंस चेंज करने से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इन दी फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सप्लाई इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, सो रिवर्सिंग फेज सीक्वेंस ए सी बी हो जाएगा। तो ए बी सी है, ए सी बी फेज सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, no load test of three phase induction motor was conducted at different supply voltage and plot of input power versus voltage was drawn. The curve was extrapolated. The curve was extrapolated to intersect the y-axis. This intersection point yield. This intersection point yield the friction and windage losses. तो यहाँ पर हम बात करें, नो लोड लॉसेज कंसिस्ट ऑफ आयरन लॉसेज एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज। तो नो लोड लॉसेज के अंदर आयरन लॉसेज भी आ जाते हैं, फ्रिक्शन लॉस भी आ जाते हैं, और हमारे विंडेज लॉस भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो होंगे विंडेज लॉसेज और आयरन लॉसेज होंगे, और यहाँ पर होंगे बाकी ऊपर के जो लॉस हैं। तो आयरन लॉसेज वो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होते हैं। So the point on the power versus voltage curve at y-axis will be yield at the friction windage losses, as iron losses will almost zero at that point. तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जीरो होगा ऑलमोस्ट। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस की बात करें,
No load losses consist of iron losses and friction and windage losses. Iron losses directly proportional to the voltage square के. So the point on power versus voltage curve at y-axis will yield the friction and windage losses at यहाँ पर क्या होगा at y-axis will be yield the friction and windage losses as iron losses will be almost zero. तो यहाँ पर आयरन लॉसेज हैं वो ऑलमोस्ट जीरो होंगे इस पॉइंट पर. नेक्स्ट हम देखें the rotor of three phase and the rotor of three phase 5 hertz 400 volt 50 hertz slip ring induction motor is wound for 6 pole while its stator is wound for 4 pole. The approximate average no load steady state speed when the motor is connected to 400 volt 50 hertz supply. तो मोटर है यहाँ पर कनेक्ट की गई है 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई पर. तो उसको कैसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे. तो कनेक्शन की बात करें यहाँ पर तो ये 0 आरपीएम होगी जब हम इसकी बात करेंगे. दी अप्रोक्सीमेट एवरेज टू नो लोड स्टेडी स्टेट स्पीड 0 आरपीएम होगी. कैसे होगी 0 आरपीएम. व्हेन द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टेटर एंड रोटर आर डिफरेंट द रोटर एंड स्टेटर फील्ड हैव डिफरेंट स्पीड. तो जब नंबर ऑफ पोल स्टेटर और रोटर पर अलग हैं तो उनकी स्पीड भी यहाँ पर अलग होगी. दिस प्रोड्यूस ए पल्सेटिंग टॉर्क विद द एवरेज जीरो वैल्यू इन दी रोटर. तो पल्सेटिंग टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होगी जो कि एवरेज जीरो वैल्यू यहाँ पर किसमें देगी रोटर के अंदर देगी. ये एवरेज जीरो वोल्टेज और जीरो एवरेज वैल्यू ऑफ द रोटर. सच द स्पीड ऑफ द रोटर विल बी जीरो व्हेन द स्टेटर एंड रोटर हैव अनइक्वल पोल. तो स्टेटर और रोटर के अंदर अनइक्वल पोल हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड है वो क्या होगी जीरो होगी. नेक्स्ट देखना जैसे ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड 400 वोल्ट ए 400 वोल्ट 400 volt 50 hertz star connected 3 phase squirrel cage induction motor is operated from the 400 volt 50 hertz supply. The torque that the motor can now provided while drawing rated current from supply. तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी. टॉर्क दैट मोटर कैन बी नाउ प्रोवाइडेड while drawing rated current from the supply. तो यहाँ पर टॉर्क की बात करें टॉर्क है टॉर्क इक्वल टू 3 into I2 square and R2 divided by S divided by ओमेगा S. ये होगी यहाँ पर. तो ओमेगा S जो होती है ओमेगा S होगी 120 F/P से हम निकालेंगे ओमेगा S. तो एज फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 75 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो सिंक्रोनस स्पीड है यहाँ पर इंक्रीज होगी. तो सिंक्रोनस स्पीड इंक्रीज होगी और हम यहाँ पर कह रहे हैं द करंट इज कीप्ड कांस्टेंट. तो यहाँ पर रेटेड करंट फ्रॉम द सप्लाई क्या होगी. करंट इज कीप्ड कांस्टेंट एट रेटेड वैल्यू. सो टॉर्क है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 बाई सिंक्रोनस स्पीड. इसकी होगी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी रिड्यूस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पर रिड्यूस जाएगी. प्रोवाइडिंग ड्रॉइंग रेटेड करंट फ्रॉम द सप्लाई तो ये रिड्यूस हो जाएगी. The torque that the motor can now provided while drawing rated current from the supply is reduced. नेक्स्ट हम देखें the following starting method for the induction motor is inferior in the view of poor starting torque per ampere of the line current drawn. तो यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग मेथड दे रखे हैं इंडक्शन मोटर के. इज इंफीरियर इन द व्यू ऑफ पुअर स्टार्टिंग टॉर्क is inferior in the view of poor starting torque per ampere of the line current drawn. Per ampere of the line current drawn that is series inductor method of starting हम यूज करेंगे. सीरीज इंडक्टर मेथड में क्या होगा. इन सीरीज इंडक्टर मेथड इफ द स्टार्टिंग करंट रिड्यूस बाई फैक्टर x. अगर स्टार्टिंग करंट है उसको फैक्टर x से रिड्यूस कर दिया जाए. इफ द स्टार्टिंग करंट रिड्यूस बाई फैक्टर h देन द स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस बाई. तो टॉर्क यहाँ पर
टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। वेयर एज इन द अदर मेथड बोथ स्टार्टिंग करंट एंड स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी रिड्यूस बाई द सेम फैक्टर एक्स स्क्वायर। बाकी में यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ही जब जो भी मेथड है यहाँ पर सीरीज इंडक्टर मेथड के अलावा जो भी मेथड है यहाँ पर उनमें एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग करंट और सो सीरीज इंडक्टर स्टार्टिंग मेथड इज इन्फीरियर। तो सीरीज इंडक्टर मेथड है ये यहाँ पर इन्फीरियर माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर टॉर्क एक्स स्क्वायर से रिड्यूस होती है और करंट यहाँ पर एक्स से रिड्यूस होती है। बाकी मेथड में सब एक्स स्क्वायर से रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम देखें इन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इज इंक्रीज, एयर गैप अगर इंक्रीज कर दिया जाए इंडक्शन मोटर में तो क्या होगा, एयर गैप इंक्रीज कर दिया जाए तो पावर फैक्टर है वो लोअर हो जाता है। इफ द एयर गैप लेंथ इज इंक्रीज द कांस्टेंट फ्लक्स रिक्वायर मोटर मैग्नेटाइजिंग करंट and hence the operating power factor will be lower. Due to the increase in current, losses will increase. अगर करंट इंक्रीज होगी यहाँ पर तो लॉसेज हैं इंक्रीज होंगे। ड्यू टू द इंक्रीज इन करंट लॉसेज विल इंक्रीज एंड एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लॉसेज इंक्रीज होंगी तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। सिंस द फ्लक्स इज कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है, सो मैक्सिमम टॉर्क और ब्रेकडाउन टॉर्क विल रिमेन सेम। Unbalanced supply voltage given to the three-phase delta connected induction motor will give। तो अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है। अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज गिवन टू दी थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर विल यूज। तो अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज गिवन टू ए थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर will use negative sequence component current when the supply voltage is unbalanced। तो अगर सप्लाई वोल्टेज अनबैलेंस है तो यहाँ पर स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर will use both positive and negative sequence current and due to the negative sequence current excess heating of motor will occur and the zero sequence current will be absent। तो एक्सेसिव हीट है नेगेटिव सीक्वेंस की वजह से होती है। अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज में थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर विल यूज नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट करंट। नेक्स्ट हम देखें एन इंडक्शन मोटर रन स्टेडली अंडर द कांस्टेंट टॉर्क लोड एट 1250 आरपीएम ऑफ एट 50 हर्ट्ज सप्लाई इट्स नंबर ऑफ पोल इज। तो नंबर ऑफ पोल क्या होंगे, तो नंबर ऑफ पोल की बात करें यहाँ पर तो नंबर ऑफ पोल हम निकाल सकते हैं 120 एफ बाई पी से, यानी पोल है यहाँ पर 120 इंटू एफ 50 डिवाइड बाई पी। तो वन सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पर देखिए 1250 आरपीएम, तो 12 से 50 का यहाँ पर भाग लग जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 से 25 बार, 25 से इसके भाग देंगे 25 की 150, 25 पिंजे 125 यानी 4-5 के बीच में आएगा। 4.8 का मतलब हम 4 पोल ही मान सकते हैं, 8 नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हम देखें विच टाइप ऑफ मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव। तो कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव के अंदर कौन सी मोटर यूज करते हैं, स्टेप्ड मोटर हम यहाँ पर करते हैं। इन कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव द मेन फैक्टर इज पीसीएस पोजिशन ऑफ राइटिंग हेड एंड स्ट्रेपर मोटर एक्सिल इन दिस टाइप ऑफ रोटर। स्क्विंग इज यूज इन द इंडक्शन मोटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टॉर्क ड्यू टू। तो स्क्विंग जो यूज की जाती है, स्क्विंग इज यूज इन द इंडक्शन मोटर, Screwing is used in the induction motor in order to reduce the torque due to the slot harmonics। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं the skew means angular twist of slot away from the shaft axis। तो यहाँ पर होगा थीटा एस की जो वैल्यू है थीटा एस इक्वल टू 720 डिवाइड बाई पी इंटू एन, इससे हम निकालेंगे। In the skew means angular twist of slot away from the shaft axis by suitable angle theta s। The skewing is done to eliminate the slot harmonics। In general angle of skew theta s equal to 720 divided by p into n, मैकेनिकल डिग्री को अंदर हो जाएगा। p is the number of poles and n is the order of slot harmonics। तो यहाँ पर थीटा एस की वैल्यू है हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि जो थीटा एस है वो आ जाएगा हमारा 360 डिवाइड बाई एन, यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री फॉर टू पोल मशीन के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें स्लॉट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो होती है, स्लॉट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटू 2s डिवाइड बाई पी से हम निकालते हैं।
यानी कि स्लॉट हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ इंटू 2s डिवाइड बाई पी। तो एच यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट है। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ स्क्यू स्लॉट, स्क्यू स्लॉट की यूज करने के एडवांटेज क्या है? पहला तो हम एलिमिनेट दी पैरासिटिक टॉर्क सो एज टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म टॉर्क स्पीड। तो हम स्क्यू स्लॉट यूज करते हैं तो पैरासिटिक टॉर्क है ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम यूनिफॉर्म टॉर्क स्पीड है कर्व है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, रिड्यूसिंग इन दी वाइब्रेशन एंड नॉइज सो एज रिजल्ट इन क्वाइटर मोटर, यानी कि नॉइस यहाँ पर कम होगा, वाइब्रेशन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे स्क्यू करने से। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फीड। ए थ्री फेज slip ring induction motor is fed from the rotor side with stator winding short circuited। rotor side से करना है, stator winding short circuit करनी है। the frequency of current flowing in the short circuited stator, stator के अंदर शॉर्ट सर्किट है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें बताना है, तो स्लिप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी। the three phase rotor current will generate a rotating field in the air gap। तो थ्री फेज रोटर करंट है वो यहाँ पर एक रोटेटिंग फील्ड जनरेट करती है एयर गैप के अंदर, रोटेटिंग एट द सिंक्रोनस स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द रोटर। तो रोटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रोटेटिंग स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड होगी। इफ द रोटर इज अलाउड टू मूव इट विल रोटेट एज पर लेंस लो in the direction opposite to the rotation of rotating field, decreasing the induced voltage in stator winding at the particular speed। The frequency of stator current will correspond to the slip speed। Such the rotor feed induction motor is also called inverted induction machine। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि रोटर फीड इंडक्शन मोटर है उसको हम एक तरीके से इन्वर्टेड इंडक्शन मशीन भी हम कह सकते हैं। In polyphase squirrel cage induction motor, increased starting torque can be obtained by। तो पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो ये किसके द्वारा इंक्रीज की जा सकती है? ये इंक्रीज की जा सकती है यूजिंग डीप बार रोटर एंड यूजिंग डबल केज रोटर। डीप बार रोटर और डबल केज रोटर के द्वारा इसको इंक्रीज किया जा सकता है। In polyphase squirrel cage induction motor, starting torque can be increased by either using a deep bar rotor or double cage rotor। इन दोनों के द्वारा ये यूज किया जाता है। डीप बार रोटर क्या होता है और डबल केज रोटर क्या होता है वो हम देख सकते हैं। पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क क्या है हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो डीप बार की बात करें, डीप बार कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर डीप बार जो रोटर होता है वो इस टाइप का होगा, इस तरीके से डीप बार रोटर होगा। डीप बार रोटर, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें जैसे कि ये हो जाएगा हमारा सी वाला पार्ट है, ये हो जाएगा हमारा बी वाला पार्ट है और ये हो जाएगा हमारा ए वाला पार्ट है। इस तरीके से तो ये कहलाएगा हमारा डीप बार रोटर। क्या होगा? डीप बार रोटर। अब हम कहें इसी में कि डीप बार रोटर के अकॉर्डिंग हम डबल केज रोटर भी देखते हैं। डबल केज रोटर किस टाइप का होता है? तो डबल केज रोटर की बात करें, डबल केज रोटर इस तरीके से होगा, ये तो आउटर केज होगा यानी इस तरीके से बनेगा ये यहाँ पर इनर केज होगा, इनर केज, और ये होगा आउटर केज। यह डबल केज रोटर। दी फ्लक्स लिंकेज, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज बाय आइदर यूजिंग डबल केज रोटर और डबल डीप बार रोटर। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दी फ्लक्स लिंकेज टू द इनर केज। यहाँ पर हम देखें फ्लक्स लिंकेज टू द इनर केज और इनर बार इज इन केस ऑफ डीप बार रोटर। तो डीप बार रोटर के अंदर क्या होगा? फ्लक्स जो लिंकेज होता है यहाँ पर, जैसे डीप बार है, फ्लक्स लिंकेज
to the inner cage, or inner bar in case of deep bar rotor is more than the outer cage. तो इनर केज में जो फ्लक्स लिंकेज होता है आउटर केज से ज़्यादा होता है डीप बार के अंदर. सिंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग द रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई रिलक्टेंस रिजल्ट इन लोअर करंट इन इनर केज. तो इनर केज के अंदर हाई रिलक्टेंस की वैल्यू होगी और लो करंट की वैल्यू होगी इनर केज के अंदर. लो करंट एंड हाई रिएक्टेंस. तो इसका मतलब ड्यू टू दिस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑब्टेन्ड. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि करंट की वैल्यू ज़्यादा कम हो जाएगी, रिलक्टेंस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त होगा. नाउ एट रनिंग रोटर फ्रीक्वेंसी एंड हिंस द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ इनर केज. अगर हम मान लो रोटर फ्रीक्वेंसी पर रन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लीकेज रिएक्टेंस है यहाँ पर ऑफ द इनर केज आर स्मॉल. अब लीकेज रिएक्टेंस इनर केज का स्मॉल रहेगा तो यहाँ पर मोर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और लो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं लो होगी. तो जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो इंक्रीज हो जाएगी. बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे.